नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते भारत में चर्चा में रही है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दृष्टि आईएएस की क्लासेज नोएडा सेक्टर 15 में स्टार्ट हो चुकी है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच जो है हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के एडमिशन आरंभ हो चुके हैं। एड्रेस की बात करें तो C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 931140640644। ठीक है। इसके अलावा हमारे दूसरे सेंटर्स जो कि प्रयागराज और लखनऊ में है, वहां पे भी जीएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए। तो प्रयागराज में ये कोर्स 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा शाम 6 बजे और लखनऊ में ये कोर्स 23 दिसंबर 2024 11:30 बजे सुबह स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेंटर पे विजिट करके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों पर विचार कीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम। अब आपको यहाँ पे बताना है कि भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है। देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आ जाइए आप यहाँ पे, हम लोग सिक्किम से स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करें सिक्किम की तो यहाँ पे आप देखिए नेपाल से सीमा बनाता है, ऊपर की तरफ चाइना से बनाता है और यहाँ भूटान से। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये चाइना है। ठीक है। फिर आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, असम की तरफ आते हैं। जब हम असम की बात करें तो असम यहाँ बांग्लादेश से सीमा बनाता है, ऊपर की तरफ भूटान से सीमा बनाता है। ठीक है। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा बनाता है और चाइना से सीमा बनाता है। फिर आप आइए थोड़ा सा आगे, यहाँ पे नागालैंड की तरफ देखेंगे तो नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाता है। ठीक है। फिर आप देखिए मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भी म्यांमार से सीमा बनाता है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप मिजोरम पे देखेंगे, मिजोरम जो है यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा बनाता है। ठीक है। फिर अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश से सीमा बनाता है। ठीक है। तो आप देखिए कि अगर हम लोग देखें कि किसी एक या 2-3 कंट्रीज के साथ हर स्टेट सीमा बना ही रहा है। ठीक है। तो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सारे के सारे जो राज्य हैं वो किसी ना किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम सारे के सारे किसी ना किसी एक राज्य किसी ना किसी एक देश के साथ सीमा बनाते ही। ठीक है। अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला, अंगामी, रेंगमा, कोन्याक जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ठीक है। ये तीनों की तीनों नागालैंड से संबंधित है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नागालैंड के अंदर आपको पता है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव होता है। वो ये होता है कि वहां पे सारी की सारी जितनी जनजातियां रहती है वो मिलकर के एक महोत्सव सेलिब्रेट करती है। आप यूं कह सकते हैं कि ये अम्ब्रेला फेस्टिवल है नागालैंड का। ठीक है। नागालैंड में बहुत सारी जनजातियां रहती है, वो सारी की सारी एक साथ आकर के अपने कल्चर का यहाँ पे प्रदर्शन करती है। अभी फिलहाल वहां पे एक एल्कोहल, वहां पे शराब बनाई जाती है, लोकल वहां के चावलों से बनती है और उसके लिए सरकार ने वहां पे उनकी सेल चालू कर दिया। हालांकि नागालैंड जो है वो ड्राई स्टेट है, वहां शराब नहीं मिलती, शराब बैन है। बट अभी इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे उसकी सेल जो है की जाती है। लेकिन वहां के जो चर्च वगैरह है वो इसके खिलाफ है, वहां की जो महिला संगठन वगैरह है वो इसके खिलाफ है। उसकी वजह से नागालैंड और हॉर्नबिल फेस्टिवल दोनों ही चर्चा में थे। ठीक है। उसकी वजह से हमने ये सवाल लिया है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोटो दी गई है जो कि वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज की है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें इस मैप की तो इसमें सारे ट्राइबल कम्युनिटीज और ऑलमोस्ट वो आपके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए नागाज, अंगमी, सेमा, गारो, कुकी, कचारी, मिकिर और रेंगमा, ये सारी की सारी ट्राइब्स जो है वो नागालैंड की है। इसके अलावा और भी ट्राइब्स हैं। जनरली हम बात करें तो मणिपुर भी काफी चर्चा में रहता है अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर के या फिर एथनिक कम्युनिटीज को लेकर के, तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। जब हम मणिपुर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये भी कुछ एथनिक वायलेंस वगैरह भी चल रही है वहाँ पे। जो आपको वहाँ की जनजातियां हैं जैसे मिजो है और हम लोग बात करें कि कुकीज है, जोमीज है। ठीक है। और तो इनकी वजह से वहाँ पे कुछ कुछ अगर मणिपुर के उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ पे नागाज भी रहते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के वहाँ पे कुछ एथनिक वायलेंस चल रही है। ठीक है। और सेंटर में तो आपको पता ही होगा कि मेतीज है। मणिपुर की स्थिति कुछ इस तरीके की है कि सेंटर में वैली पोर्शन बनता है। जैसे कि आप देखिए मणिपुर का मैप जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में जो है आपकी घाटी है, घाटी में मेती जनजाति रहती है। ठीक है। या मेती कम्युनिटी रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऊपर की तरफ तो यहाँ पे नागा। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुकीज रहते हैं, कुकी।
ठीक है, फिर मीजोजोमी, इनके बीच में वहां पे आप क्लैशेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल अगर हम लोग अभी बात करें तो हम लोग नागालैंड के बारे में बात कर रहे थे, और ये सारी जनजातियां यहाँ पे हैं, अंगमी, कुकी, मिकिर, रेंगमा, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में जल संचयन प्रणालियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पनमकेनी केरल, कुहल्स हिमाचल प्रदेश, जाबो राजस्थान। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने यहाँ पे युग्म जो है सही सुमेलित है। जल संचयन प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। ओके, अब इनको लोकल भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में इसको पन्नमकेनी नाम से वहां पे एक प्रणाली चलाई जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश में कोल्स होते हैं। ठीक है, फिर राजस्थान के अंदर टांके होते हैं, टांका। ठीक है, जाबो जो है ये नागालैंड में है। तो ये आपका तीसरा वाला गलत हो गया, पहले दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। इसके अलावा इनको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। मैप पे आप यहाँ पे पाएंगे कि इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे देखिए, राजस्थान में यहाँ पे खड़ीन है और टांके है। जो वेस्टर्न राजस्थान की बात करें अगर, तो वहां पे टांके पाए जाते हैं। टांके मतलब अंडरग्राउंड एक स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए एक बना दिया जाता है, उसको टांका कहा जाता है। और अगर हम लोग इधर की तरफ बात करें साउथ ईस्ट राजस्थान की तरफ, तो यहाँ पे खड़ीन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लद्दाख एरिया की बात करें तो यहाँ जिंग होते हैं, हिमाचल में कूल्स होते हैं, नौला होते हैं, कुंड और बावलीज आपको पता होगा कि कुंड होते हैं आपके यूपी में, ये दिल्ली वाला एरिया है, यहाँ पे बावलीज होती है। ठीक है, गुजरात में बाव होते हैं, रानी की बाव आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये जाबो जो है वो नागालैंड में है इधर। तो ये कुछ ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स हैं, लोकल लैंग्वेजेस में उनके नाम है। यहाँ पे आप देखिए केनी, पन्नम केनी हमने अभी देखा, वो केरल में है। यहाँ पे ओरानी जो है ये तमिलनाडु में है, एरी जो है वो भी तमिलनाडु में। तो ये आप चीजें कुछ याद रखिएगा, ये आपसे पूछी जा सकती है कभी कभार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं और दुनिया में जैविक विविधता के 8 जैविक विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी घाट में उभयचर आबादी मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश, बीमारियों और प्रदूषण की वजह से खतरे में है। फिर तीसरा है पश्चिमी घाट के लेटराइट पठार कार्बन से समृद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर दुनिया में जैविक विविधता के 8 जो हॉटस्पॉट है उनमें से ये एक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर अगर हम दूसरा स्टेटमेंट देखें, पश्चिमी घाट में उभयचर आबादी मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश, बीमारियों और प्रदूषण की वजह से खतरे में, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। ठीक है, फिर तीसरा है पश्चिमी घाट के लेटराइट पठार कार्बन से समृद्ध है। लेटराइट पठार की बात करें या फिर लेटराइट सॉइल जहां पे पाई जाती है उसकी बात करें, लेटराइट सॉइल वहां पाई जाती है जहां पे वर्षा ज्यादा होती है। अब वर्षा ज्यादा होगी तो पानी बहेगा, जब पानी बहता है तो वो ऑर्गेनिक कंटेंट को भी अपने साथ ले जाता है, जो कार्बनिक कंटेंट होता है उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ये जो मिट्टी होती है वो कार्बन से समृद्ध नहीं होती है, वहां इनकी कमी होती है। कुछ कुछ एरिया है जहां पे समृद्ध भी पाई जाती है, लेकिन जनरली अगर स्पीकिंग तो इसकी जो है कमी होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। वेस्टर्न घाट गुजरात से स्टार्ट होते हैं और फिर यहाँ आपके दक्षिण में केरल तक जाते हैं, तमिलनाडु केरल तक। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है बीच में, ये वो एरिया है नीलगिरी वाला, जो कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र वगैरह की बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तरी महाराष्ट्र वगैरह में इनको सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, केरला में इसको यहाँ पे देखेंगे शहय पर्वतम कहा जाता है। ठीक है, बीच में आपको पता है कोंकण कोस्ट भी पड़ता है। ये सारे जो वेस्टर्न घाट्स है ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, उत्तरी पश्चिमी घाट, मध्य पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। ठीक है, ये जैव विविधता के लिए यहाँ पे अगर आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसके लिए इनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, विश्व भर में 8 ऐसे हॉटस्पॉट है, उनमें से एक पश्चिमी घाट भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी प्रमुख चट्टानें वगैरह पाई जाती है। भौगोलिक विस्तार अगर देखेंगे तो सतपुड़ा उत्तर में लेकर के तमिलनाडु के अंत तक, यहाँ पे आप देखेंगे कि कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो हमने नीलगिरी देखा है, इसके बाद शेवरो है, तिरुमला है, अन्नमुड़ी है, ये सारी इसी के अंदर आती है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नदियों का उद्गम है जो यहाँ दिया हुआ, आप इसमें से जाकर के इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक करने लगेंगे तो ये काफी ज्यादा कंटेंट है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इनका पीडीएफ जब हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं तब आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अष्टमुड़ी झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केरल में स्थित है, जिसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है और इसे अक्सर केरल के बैक वाटर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है आप अपनी अनूठी 8 भुजाओं वाली आकृति की विशेषता वाली यह झील पेरियार नदी द्वारा अरब सागर में बहा दी जाती है। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह केरल में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। अष्टमुड़ी जो है केरल में स्थित है, जिसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, ये भी बात सही है। अक्सर केरल के बैक वाटर के द्वारा प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाते हैं, बैक वाटर के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। केरल आपको पता होगा, केरल में कुछ ऐसी झीलें हैं जिनको बैक वाटर्स कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अपनी अनूठी 8 भुजाओं वाली आकृति की वजह से ये फेमस है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिया गया है कि यह झील पेरियार नदी द्वारा अरब सागर में बहा दी जाती है, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। कल्लड़ नदी है, कल्लड़ नदी जो है उसकी द्वारा ये अरब सागर में बहाई जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। केवल एक आपका, केवल ए जो है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए इस मैप के अंदर, जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी झील है, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, यहाँ पे आप यहाँ नीचे देखिए, ये अष्टमुड़ी लेक जो है यहाँ पे है, और इसकी यहाँ पे आपको आकृति नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी आकृति कुछ इस तरीके की, आपको लगेगा कि ऐसी 8 फिंगर्स बाहर निकली हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसलिए इसको अष्टभुजाओं वाली आकृति कहा जाता है। तो ये केरल में स्थित है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लेक्स और एरियाज हैं यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, अपनी अनूठी 8 भुजाओं वाली आकृति के कारण प्रसिद्ध यह झील कल्लड़ा नदी द्वारा अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा, केवल एक, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सथानूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? थेन-पेनई नदी, मांडोवी नदी, नर्मदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये साथानूर बांध है वो थेन-पेनई नदी पर स्थित है। अभी आपको पता होगा कि अभी एक फेंजल करके साइक्लोन आया था, ठीक है। फेंजल साइक्लोन की वजह से यहाँ बारिश हुई, बारिश की वजह से इस बांध में पानी ज्यादा भर गया, फिर जब पानी रिलीज किया गया था तो आसपास के एरिया में बाढ़ आई, उसकी वजह से ये एरिया चर्चा में था और हमने यहाँ पे इसका सवाल ले लिया, ठीक है। तो थेन-पेनई नदी है जिसके ऊपर ये बांध है, सथानूर बांध, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लोकेशन है सथानूर बांध की, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। ये न्यूज आर्टिकल जो यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह ट्रांस हिमालय में लद्दाख में 14,000 फीट से अधिक एक लंबी, संकरी, गहरी अंतर्देशीय झील है। दूसरा है, भारत और चीन में इसका क्रमशः 1/3 और 2/3 हिस्सा है। इसका पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं किसी झील के बारे में दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी झील से ये मेल खाते हैं। पेंगोंगसो झील, सांबर झील, लोकतक झील या फिर पुलिकत झील। अब हम लोग पेंगोंगसो की बात करें, पेंगोंगसो आपको पता है लद्दाख में है, ठीक है। फिर हम सांबर की बात करें तो सांबर राजस्थान में है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय में है, तो राजस्थान ट्रांस हिमालय में तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर लोकतक झील की बात करें तो आपको पता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है लोकतक झील, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर पुलिकत लेक की बात करें तो ये साउथ इंडिया में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वही एक ऐसा ऑप्शन है जो इसमें मेल खाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी लोकेशन। अब लद्दाख की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो झील दिख रही है आपको, ये लाल वाला हिस्सा जो है ये भारत के पास है, ये 1/3 हिस्सा। उसके अलावा ये देखिए ये हिस्सा जो है ये यहाँ चीन की तरफ है, ठीक है। तो 1/3 भारत के पास है, 2/3 चीन के पास, ठीक है। और यहीं पे तिब्बत वाले एरिया के पास है, तो ये तिब्बत के पूर्वी हिस्से में आप देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पूर्व में तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है, पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए पेंगोंगसो लेक के बारे में, यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। पेंगोंगसो एक लंबी, संकरी और गहरी एंडोरिक झील है, जो कि हमने देख लिया। एंडोरिक झील का मतलब आप यूं कह सकते हैं अंतरदेशीय झील कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो पानी आता है वो कहीं किसी में ड्रेन नहीं करता, ठीक है। भारत और चीन क्रमशः पेंगोंगसो झील का लगभग 1/3 हिस्सा जो कि भारत के पास है और 2/3 चीन के पास है, क्रमशः यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। झील का पूर्वी हिस्सा तिब्बत में स्थित है और यह एक टेक्टोनिक झील है। टेक्टोनिक एक्टिविटी जब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट के अंदर जाकर के लगी थी, उसकी वजह से हिमालयस बन रहे हैं, उसी दौरान ये झील भी बनी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्टार कछुए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और श्रीलंका में शुष्क घास के मैदानों और सवाना में पाया जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत वल्नरेबल रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और श्रीलंका में शुष्क घास के मैदानों और सवाना में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए इस मैप के अंदर ये उत्तर पश्चिम भारत में, यहाँ पे दक्षिण भारत में और श्रीलंका में पाया जाता है। यहाँ पे आपको फोटो दी गई होगी, इसका कवरिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है, उसके ऊपर येलो कलर से स्टार बने हुए होते हैं, ठीक है। येलो मतलब पीले कलर से स्टार बने होते हैं इसके अंदर। दूसरा है कि IUCN रेड लिस्ट के तहत इसे वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है।
यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें दी गई है, आप देख लीजिए। आयुष्यन स्थिति अगर देखें तो वो वल्नरेबल है, ठीक है। मुख्य खतरे अगर देखें तो आवासीय नुकसान, अवैध व्यापार और आनुवंशिक विकृति यानी जो म्यूटेशंस होते हैं उसकी वजह से। स्वरूप अगर देखेंगे तो काले रंग का खोल होता है जिसमें पीले रंग का स्टार बना हुआ होता है। निवास स्थान हमने देख लिया है, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और श्रीलंका, शुष्क घास के मैदान और सवाना, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी भारतीय स्टार कैस्कुए के बारे में। यहाँ पे देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है, ठीक है। आगे आते हैं आपके लिए। अब एक सवाल है, बुद्ध नाले के अपशिष्टों से कौन सी नदी प्रदूषित होती है? ये बुद्ध नाला नहीं है, वो बुड्ढा नाला है, ठीक है। उसको सही कर दीजिएगा आप, ठीक है। ये बुड्ढा नाला है, ठीक है। बुड्ढा नाले के अपशिष्टों में कौन सी नदी प्रदूषित होती है? गंगा, यमुना, सतलज या सिंधु? अभी हाल ही में आपने सुना होगा पंजाब और राजस्थान के किसान जो है प्रदर्शन कर रहे थे कि सतलज नदी, इस बुड्ढा नाला का जो पानी है प्रदूषित हो रहा है, उसकी वजह से सतलज नदी जो है प्रदूषित हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? ये है लुधियाना के पास, पंजाब में लुधियाना के पास है। लुधियाना एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री है और वो अपना पानी छोड़ते हैं इस बुड्ढा नाला के अंदर, और उसकी वजह से बुड्ढा नाला जो है प्रदूषित हो रहा है। और ये नाला जाकर के मिलता है सतलज नदी के अंदर, तो सतलज नदी प्रदूषित हो रही है। अब सतलज नदी के पानी से राजस्थान में गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी आता है। अब उसी से सिंचाई होती है एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में, पंजाब में भी इसी से सिंचाई होती है। तो उसकी वजह से किसान जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए ये चर्चा में था। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए मैप, ये आपका बुड्ढा नाला है, ठीक है। ये बुड्ढा नाला है और ये लुधियाना, लुधियाना मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल टाउन है। और ये आपकी सतलज नदी है जो ये बुड्ढा नाला जाकर के सतलज नदी में मिलता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे आते हैं, आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे जो आपको अटेम्प्ट करना है और उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सियांग घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियांग नदी एक सीमा पार नदी है, ये ऐसे ही मिस टाइप हो गया है। दूसरा है, सियांग नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP को भारत का सबसे बड़ा बांध प्रस्तावित किया गया है। आपको इनमें से सही कथनों का चुनाव करना है और हमें उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आगे चाहूंगा, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।